अमर उजाला की इस खास सीरीज छाप में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो उन बच्चों को खेल मैदान तक लाकर उनके सपनों में उड़ान भर रही हैं जो आर्थिक तंगी के कारण पीछे रह जाते हैं। उन्होंने आज ऐसे खिलाड़ी तैयार कर दिए हैं जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी ये सकारात्मक पहल बच्चों के साथ ही समाज पर अपनी छाप छोड़ रही है। उनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभा आर्थिक तंगी के कारण पीछे ना छूट जाए। अर्चना बिष्ट मैम, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके मन में विचार आया कि जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है उन्हें ट्रेन किया जाए। देखिए, स्पोर्ट्स में तो मैं बचपन से ही कोशिश करती थी कि मैं बचपन से रहूं। स्कूलों में भी मैं खेलती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो जब मैं 45 इयर्स की हुई तो मैंने खेलना शुरू किया, क्योंकि मास्टर्स खेलते हैं, मुझे ऐसा पता लगा। वहाँ से थोड़ा फ्री भी हो गई थी, बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। तो जब मैं खेल के लिए ग्राउंड में जाने लगी, वहाँ मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं कई अभावों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनके लिए क्या किया जाए। तो हमारे कोच जो मेरे साथ जगजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे अपनी स्पोर्ट्स करवाई, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करना चाहती हो तो एक कोर्स कर लो। इसके लिए मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का एक कोर्स किया, जिसके लिए मैं पटियाला गई, अपनी छुट्टियां ली और वहां जाके कोर्स करके आई और बच्चों को सिखाना शुरू किया। आप एथलीट रही हैं, तो अभी आपके अंडर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? अच्छा, मैं टोटल एथलेटिक ही ट्रेनिंग देती हूँ और मेरे अंडर पे वैसे तो वेरिएशन है, कभी 25, कभी 30, 60 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो लेकिन हम लोगों का एथलेटिक का ही अपनी ट्रेनिंग रहती है, जैसे शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप वगैरह। हाँ जी, जिसमें सारी रेसेस हैं, 100, 200, 400, 800, 1500 सारी रेसेस होती हैं। और शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें एथलेटिक में आती हैं। लड़कियों को जब खेलों में आप शामिल करते हैं तो किन किन तरह की सामाजिक चुनौतियाँ आती हैं? अमूमन वो तो खेलना चाहती हैं, लेकिन कई जगह हो जाता है परिवार में खेलना। देखिए, वैसे तो अब समाज काफ़ी बदल चुका है। जैसा पहले सोचा जाता था उतना नहीं है। मेरे पास तो जितने बच्चे आए हैं उनके माँ-बाप काफ़ी सपोर्टिव हैं और लड़कियों को ऐसी चिंता नहीं। जबकि मेरा अपना क्लब है जिसका नाम जीत क्लब है, जीत एथलेटिक थ्रोअर जिमखाना। तो उसमें जितनी भी लड़कियाँ आती हैं वो कुछ भी नहीं तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से भी आती हैं। और मेरे अपना कोचिंग जो है सुबह 4:15 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 4:30 बजे हम मतलब 4:15 आते हैं, 4:30 बजे हम शुरू कर देते हैं। लेकिन 10-10, 12 किलोमीटर से लड़कियां साइकिलों में आती हैं। तो ज़माना बदल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि चुनौतियाँ इतनी नहीं हैं। लेकिन आगे जाके क्या चुनौतियाँ आएँगी या क्या वो फेस करेंगी, आगे जाके जब उन्हें कॉम्पिटिशन में जाना पड़ेगा, नेशनल खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो क्या चुनौतियाँ लेते हैं, वो पेरेंट्स पे आती है। क्योंकि एक तो पैसा नहीं होता उनके पास, दूसरी बात उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़कियों को आप ऐसे नहीं भेज सकते। लड़कों को तो, छोटे बच्चों को भी हम किसी के साथ भी भेज सकते हैं, लेकिन लड़कियों को हम खाली खुला नहीं छोड़ सकते। तो सोचिए कि एक के साथ पेरेंट भी जाएगा तो वो खर्चा और बढ़ जाता है। तो चुनौतियाँ इस तरह की मेरे पास ज़्यादा आती हैं। तो अभी आप उन, चाहे वो खिलाड़ी हैं आपके साथ, जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो उन सबको आप खेल किट देती हैं, स्पोर्ट्स के उपकरण देती हैं खेलने के लिए, तो कैसे मैनेज करती हैं? ये तो अच्छा है कि मेरी नौकरी है और नौकरी के उससे थोड़ा मैं अपने लिए और थोड़ा बच्चों के लिए कर पाती हूँ। हम लोगों के क्लब के ही हम लोग टी-शर्ट और अपना पूरा किट उन्हें इशू करते हैं साल में, कभी 1 बार, कभी 2 बार, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे मेरे पास पैसे होते हैं उस हिसाब से तो बच्चे लोग किट में ही आते हैं। तो इस वजह उसका एक अच्छा वो ये भी है कि उन्हें अपने कपड़ों के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरा ये नाइकी की पहन के आया तो मैं अपना क्या पहनूं, या फिर रोज़ कोई बदलता है या नहीं। हमारे यहाँ एक ही ड्रेस रहती है और सारे बच्चों को वही पहननी पड़ती है। तो फंड जो है वो अपने उसमें से ही साल भर का जो भी इकट्ठा होता है, जो हम सोचते हैं कहीं दान देने से अच्छा है, ये बच्चे भी हमारे अपने ही हैं, आगे जाएंगे, नाम कमाएंगे, तो देश का भला होगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा चिंता ना करते हुए, और मेरे जो कोच हैं वो भी इन कामों में, उनके पेरेंट्स भी इन कामों में, मेरे अपने परिवार भी, हम सब सपोर्ट करते हैं। और मेरी सिस्टर का भी एक एनजीओ है तो वो भी ऐसे काम करती है।
तो हम लोग उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो भी हम मतलब मिल बांट के सब कुछ हो जाता है। और इक्विपमेंट हमारे बहुत महंगे आते हैं। एक रॉड आप लगाइए कि जिम की एक रॉड 25,000 30,000 की आती है, तो वो काम करते हुए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं, कम चीज़ों में ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, तो डेज़ बाँध देते हैं। अगर सोमवार को कोई एक ग्रुप कर रहा है तो वो काम दूसरा ग्रुप मंगलवार को करेगा, तो उससे क्या होता है सामान कम में भी हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। आपके प्रयास से करीब 30 से अधिक बच्चे नेशनल लेवल खेल चुके हैं। कई बच्चों का स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन हुआ। गर्व की बात है, लेकिन क्या इस मोड़ पर कुछ प्रॉब्लम है? देखिए नेशनल लेवल में जब बच्चे जाते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि जब वो नेशनल खेलने जाते हैं तो इंडिया का कोई भी जब तक आप मेडल नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ आने और जाने का खर्चा, वहाँ होटल में रहने का खर्चा, वहाँ की डाइट, फिर हमारे कुछ बच्चे जो हैं सिलेक्शन हो गया, अग्निवीर में चले गए, फौज में चले गए, या फिर होमगार्ड में चले गए, या किसी और जगह जिस जगह भी गए, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ जाने में आने जाने का खर्चा उनको देना पड़ता है, वहाँ थोड़ा बहुत रहने का खर्चा। तो ये सब चीज़ें भी वो हमसे उम्मीद एक लगा के बैठते हैं कि, और हमें लगता है इस लेवल पे पहुँचने के बाद अगर हम उनको छोड़ देंगे तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो करना पड़ता है कई बार कि उनको सारे रूप से उनके परिवार के हिसाब से भी और उनके हिसाब से भी मदद करनी पड़ती है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में हुई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, मलेशिया में हुई चैंपियनशिप में भारत को मेडल जिताया, साथ ही वर्किंग वुमेन है, क्या बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं, तो ये सब मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए ये तो कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये सब चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, मगर जहां तक देखा जाए अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आपके उठने का, खाने का, सोने का, कहीं आने जाने का एक डिसिप्लिन है। आपको एक टाइम बांधना पड़ता है। जैसे हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 4:15 बच्चे पहुंच जाते हैं, तभी 4:15 पहुंच के 4:30 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो जब ऑफिस का टाइम मैं आती हूँ 7:30 बजे, ये तो शुक्र है कि मेरा घर पास है, तो फटाफट अपना काम किया और 9:30 से 5:30 की ड्यूटी भी है। वो तो हम छेड़ नहीं सकते 9:30 से 5:30, लेकिन सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, बच्चों की ट्रेनिंग जो रोज रोज नहीं हो पाती, क्योंकि इस बच्चों के भी स्कूल है और उनको भी 7 बजे तक ग्राउंड छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे तक के उनके स्कूल होते हैं, तो मैं 7 बजे उनको भी छोड़ देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, सेकेंड सैटरडे उनकी छुट्टी होती है, और हम संडे कंपलसरी हमारा ग्राउंड लगेगा। मंडे की हम ऑफ दे देते हैं, क्योंकि वीकली एक ऑफ बनता है, तो हम मंडे की छुट्टी देते हैं ताकि बच्चा भी थोड़ा रेस्ट करे और उनको दूसरे दिन के लिए तैयारी, रिकवरी जो लेनी है वो भी हो सके। तो संडे की ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, जो पूरे हफ्ते छूट जाते हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है, और जो अपनी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। अब मलेशिया में गोल्ड मेडल लाने के लिए कोई आसान काम नहीं था। थाईलैंड की जो इतनी भारी भरकम महिलाएं होती हैं, उनको देख के भी डर लगता है, लेकिन भरोसा किस पे होता है, अपने रोज की जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उस पे हमें भरोसा आता है, और हम सोचते हैं कि जो हम ट्रेनिंग करके जा रहे हैं उसी को वहाँ पे रिजल्ट देना होता है। तो हमारा 365 दिन अपने वर्कआउट पे ध्यान रहता है, अपनी डाइट पे ध्यान रहता है, वो हो गया। उसके अलावा बच्चे, घर मैनेज करना पड़ता है। तो एक ईश्वरी शक्ति मान लीजिए, क्या मान लीजिए, उम्र भी इतनी है कि हम लोग अपने आप को इस तरह ढालते हैं, पूरा दिन अपना एक एक दिन जाना आना। और सही मानो तो मैंने रात की कोई भी शादी अवॉइड कर दी है, क्योंकि अगर मैं रात की शादी में जाऊंगी तो मैं सुबह 3:30 बजे नहीं उठ पाऊंगी, और अगर मुझे दूसरे दिन अपनी ट्रेनिंग करनी है और करानी है तो मुझे खुद पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। इस वजह से कई बार मेरी घर में भी बहस होती है कि तुम कहीं नहीं जाती हो, तुम्हारे घर में कौन आएगा। तो मैं कहती हूँ कि आना जाना अलग बात है, वो अगर इस मेरी भावना को समझेंगे और ये समझेंगे कि हम एक देश के प्रति आगे ये बच्चे जो जीवन अपना देश को संभालेंगे, उनको हम अगर सुदृढ़ बना पाएंगे तो शायद वो मतलब मेरे लिए बहुत अपार खुशी की बात हो सकती है। तो इसलिए ये सब शायद इसी जोश की वजह से मैं कर पाती हूँ। आपने जो ये पहल शुरू की है, इसको लेकर भविष्य में आपकी क्या क्या प्लानिंग है?
देखिए भविष्य में तो अभी मेरे रिटायरमेंट के 6 साल बचे हैं और मैंने सोचा है रिटायरमेंट के बाद जो भी मुझे पैसा मिलेगा, उससे जो अभी हमारे मैनुअली जो हम यूज़ करते हैं, उसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीदें। बच्चे उसका यूज़ करेंगे तो इंजरी कम आती है, पहली बात। और आगे चल के कई चीज़ें हैं जैसे रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है अभी। बच्चे रिलैक्स कैसे करेंगे घर में जाके अपने आप जो भी आइसिंग वगैरह करते होंगे, रिलैक्सेशन के लिए। और जब ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेचिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास अभी नहीं है और हम मैनुअली 1-2 बच्चों को आपस में मिक्स करके इस तरह से स्ट्रेचिंग कराते हैं। तो हमारा आगे का यही है कि बाद में जब पैसा हो जाएगा, हम सक्षम हो जाएँगे और फुल टाइम हम इस काम को कर सकेंगे, तो बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमारे देश के बच्चे अच्छे मेडल लाएँगे, आगे इंटरनेशनल में उम्मीद करेंगे कि अच्छा मेडल लेके आएँ और स्पोर्ट्स का एक अच्छा भविष्य बन सके। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कई बार संसाधन नहीं होने के कारण नहीं कर पाती? देखिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एक ही जीवन मिला है और जो करना है इसी जीवन में करना है। अगर हमारा जीवन निकल गया तो कोई फायदा नहीं, हम मरते समय यही सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए। तो कोशिश करिए कि जो आपकी सोच है, जो विचार है, उसको आगे लाने की और कैसे मैं कर सकती हूँ। इसके लिए आप किसी भी संस्था या कहीं भी से भी आपको अपने विचारों को रखिए, औरतों के एनजीओ के माध्यम से आगे लाइए। और मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह के विचार रखेंगे और समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो संसाधनों की कमी भी नहीं है, आपको ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना इरादे अगर सही हो तो आपको मंजिल एक दिन मिल ही जाती है। तो मेरी महिलाओं से सभी से यही गुजारिश है। तो यह थी हमारे साथ अर्चना बिष्ट, जिनका मानना है कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप और हम मिलकर प्रयास करें तो कई जिंदगियां बदल सकते हैं। ऐसे ही और संघर्षशील महिलाओं की कहानियां लेकर आएंगे हम आपके साथ। तब तक जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।